हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास विषय का एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे मगध के उत्थान के बारे में। और मगध का उत्थान, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है, और द्वितीय नगरीय क्रांति से पहले पहली अर्थात प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा आज का मगध का उत्थान अथवा द्वितीय नगरीय क्रांति। तो साथियों, आपको पता है कि वैदिक सभ्यता पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन धीरे धीरे जो कबीले थे, कबीले बड़े होते चले गए और जनपद, जनपद के बाद में महाजनपदों का उदय हुआ। और 16 महाजनपदों में, जिसमें मगध भी एक महाजनपद था, धीरे धीरे उसका प्रभुत्व बढ़ता हुआ चला गया और पूरे भारतवर्ष पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो मगध के उत्थान के कारण क्या क्या थे, उसके बारे में हम बात करेंगे सर्वप्रथम। और धीरे धीरे नगरों की अवधारणा विकसित होती चली गई और जो नए नगर थे उन्होंने अपना स्थान कायम कर लिया था, जिसमें राजगृह, पाटलिपुत्र वगैरह। हम ये समझ लेंगे कि नगरों का विकास हुआ, इसी कारण इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। अगर हम बात करेंगे प्रथम नगरीय क्रांति की, तो प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता पूर्णतः एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, तो वो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ग्रामीण सभ्यता के बाद में फिर से क्या आया, नगरों का धीरे धीरे कार्मिक विकास होना स्टार्ट हो गया था, जिसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। तो इसमें मगध के उत्थान के कारण क्या थे, तो मगध के उत्थान के कारण के बारे में जानेंगे। ये आपका मगध साम्राज्य। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। यह आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला हुआ था। महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ये 4 थे, यानी 16 में जो सबसे अधिक शक्तिशाली थे वे थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। धीरे धीरे मगध ने अन्य 3 महाजनपदों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा वर्तमान में जिसको राजगीर कहा जाता है। यानी क्या थे कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों से 16 से कन्वर्ट हो गए कितने में, 16 से कन्वर्ट हुए 4 में, और 4 से कन्वर्ट हो गए 1 में, अर्थात फिर मगध ही मगध रहा, अन्य सभी उसके प्रभुत्व में आ गए। चलिए बात करते हैं मगध के उत्थान के कारण। अगर मगध के उत्थान का मुख्य कारण थे, वे इस प्रकार थे। विस्तृत उपजाऊ मैदान उसके पास था, प्राकृतिक सुरक्षा थी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, व्यापार में उसके एकदम से एक वृद्धि हो गई, और वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, कृषि में लोहे का उपयोग, धान की रोपाई की पद्धति का विकास, कृषि में दासों कर्मकारों को लगाया जाना, नवीन धर्मों का उदय और सामाजिक खुलापन, प्रगतिशील दृष्टिकोण, ये सारे तमाम कारण थे जो कि मगध के उत्थान में सहायक सिद्ध हुए। इस दौरान कृषि में लोहे का और औजार उपयोग किए जाने से मगध में कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। साथ ही साथ कृषि में नई पद्धतियों का विकास भी हुआ। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा। मगध में शिल्प और उद्योग धंधों का विकास हुआ। वाणिज्य, व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण भी शुरू हुआ, जिससे राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बल मिला। मगध साम्राज्य के काल में बर्तनों से अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान नगर व्यवस्था अस्तित्व में थी। तो इन मिट्टी के बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड कहा गया। राज्य में ठोस आर्थिक सामाजिक आधार पर प्राप्त हुआ और करारोपण प्रणाली स्थापित हो गई। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा आपका बहुत बढ़िया कि मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया, अथर्ववेद में किया गया है। अगर हम बात करेंगे कि बाद में गुप्त और मौर्य साम्राज्य का उत्थान भी मगध में हुआ था। मगध में गणतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में थी। इस दौरान ग्राम के प्रधान ग्रामक कहलाता था, वह न्यायिक, सैन्य, कार्यकारी कार्य करता था। इस दौरान धर्म, विज्ञान, ज्योतिषी, दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ मगध के अंदर। अगर हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष की, तो मगध के उत्कर्ष में जिनका रोल है, सबसे पहले उन वंशों की बात करते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इन 3 वंशों का महत्वपूर्ण रोल रहा मगध के उत्थान में। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हर्यक वंश की,
तो हर्यक वंश हुआ जी 544 से 512 BC यानी ईसा पूर्व तक हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। इस राजवंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। आरंभ में हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, जो कि 4-5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, परंतु बाद में इसे पटना स्थानांतरित किया गया। हर्यक वंश का प्रमुख शासक एवं उसका कार्यकाल निम्न प्रकार है। सबसे पहला शासक कौन सा था? बिंबिसार। सबसे पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार तो मौर्य वंश का था, जो कि अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। और ये बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का पहला शासक था। तो बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था। उसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच था। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में राजपद का कार्यभार संभाला था। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न बहुत है, श्रेणिक के नाम से किसको जाना जाता है? बिंबिसार को। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देखेंगे वे अपना नोट्स तैयार जरूर करेंगे। बिना नोट्स के कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, बिंबिसार ने गिरिव्रज अथवा राजगृह को मगध की राजधानी बना विजय एवं विस्तार की नीति अपनाते हुए अंग देश पर अधिकार कर लिया। यानी अंग को किसने अपने देश में मिलाया था? मगध में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? बिंबिसार को। उस समय अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल की पुत्री और प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से किया। दूसरा, उसने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिलन्ना से किया। और तीसरा विवाह उसने मद्रुकाल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। तो अनुमानित है कि बिंबिसार के राज्य में लगभग 80,000 बस्तियां थी। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार थे। ह्वेंसांग के अनुसार बिंबिसार ने राजगीर नगर की स्थापना की। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत से भी युद्ध किया। बाद में पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रद्योत के इलाज हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा। तो ये है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कि अवंती नरेश के चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए राजवैद्य जो जीवक था, ये इनका बिंबिसार का। तो जो जीवक थे वे किसके राज दरबार में रहते थे? जीवक रहते थे हर्यक वंश के, बिंबिसार के। और बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था तथा वह बुद्ध का अनुयायी भी था। उसने बौद्धों को वेलवन नामक वन दान में दिया था। वह बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था। तो इसमें कई क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हर्यक वंश के शासक के। तो दूसरे बिंबिसार के बाद आए अजातशत्रु। तो ये 492 से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया। तो अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। कुणिक आता है, कुणिक उपनाम किसका था? अजातशत्रु का था। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है ना, बिंबिसार केवल महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध युद्ध किया। उसने कौशल और काशी को पराजित किया। कौशल और काशी को मगध का हिस्सा किसने बनाया? उसने बनाया अजातशत्रु ने। उसने अपने मंत्री सुनिद एवं वर्षकार की सहायता से वज्जी के संग में फूट डाली और वज्जी का पतन करवाया। वैशाली के विरुद्ध युद्ध में इसने रथमूषण एवं महाशिला कंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया अजातशत्रु ने। ठीक है जी। तो अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इसने अपनी राजधानी राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवा। इसके कार्यकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी किसके समय पर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु के समय पर उसने राजगृह में स्तूप बनवाया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति जब आयोजित की गई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उदयन की। उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन अथवा उदयभद्र शासक बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण भी करवाया। वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो उदयन किसका था? अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, जबकि उदयन क्या था? वो जैन धर्म से प्रभावित था। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। चलिए, अन्य शासक उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक जैसे शासक हुए, परंतु अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते। वे अधिक योग्य एवं कुशल नहीं थे। अगर हम
इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में एक नया वंश आ गया, इसकी बात करेंगे शिशुनाग वंश। कौन था ये? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का शासन चला 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। तो शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश था। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। यह अंतिम हर्यक शासक नागदशक का अमात्य था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक का अमात्य था शिशुनाग। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा नागदशक को नागरिकों द्वारा निष्कासित करके शिशुनाग को राजा बनाया गया था। आरंभ में इसकी राजधानी राजगीर थी, परंतु बाद में राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की शिशुनाग ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। चलिए, अवंती को मगध में मिलाया। अवंती को मगध में किसने मिलाया? शिशुनाग ने। कालाशोक इसका उत्तराधिकारी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी दूसरी राजधानी वज्जी थी। कालावर्ण कालाशोक के कार्यकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसमें पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। यानी जो कालाशोक था इसकी दो राजधानी थी, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है। तो शिशुनाग के राज के दौरान वह वाराणसी का गवर्नर था। और बौद्ध स्रोतों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, परंतु वे कोई भी विशेष छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे, अर्थात असफल रहे। तो ये समाप्त हो गया शिशुनाग के साथ ही जो शिशुनाग वंश था। तो नेक्स्ट बात करेंगे, कालाशोक ही था एक, इसमें शिशुनाग हुए, उसके बाद में कालाशोक के बाद में उसके 10 पुत्र थे, लेकिन वे ज़्यादा चल नहीं सके। तो एक नया वंश आ गया। अगर अयोग्य थे, असफल थे, तो उसके बाद में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली राजवंश था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो नंद वंश का ही शासन यहाँ पर था, और नंद वंश से घबराकर उसने पूर्व की ओर बढ़ने की अपनी इच्छा का त्याग कर दिया था सिकंदर ने। चलिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश के दौरान मगध साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब से विंध्य पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। महानंदिन की हत्या की थी। महानंदिन किसका लाश था? ये था जी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन, जो महापद्मनंद था उसका दूसरा नाम क्या था? उग्रसेन। पुराणों में सर्वछत्रांतक ये नाम याद रखना एवं एक राठ शासक कहा गया महापद्मनंद को। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है। और महापद्मनंद ने पांचाल, कशिश, है, कलिंग, असमक, कुरु, मैथल, सूरसेन आदि राज्यों को हरा दिया। यानी लगभग बस एक छत्र राज्य होगा, एक राठ कहा गया उसको। नेक्स्ट है महाबोधि वंश के अनुसार महाबोधि वंश क्या था? बौद्ध धर्म ग्रंथ। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे ग्रीक लेखक अग्रमीज और जेंद्रिज कहते थे। इसकी कुरीतियों के कारण उसे मगध की जनता द्वारा अधिक पसंद नहीं किया गया। इसके कार्यकाल के दौरान सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी इसके बारे में देखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। इस दौरान नौकरशाही रक्त संबंध से अलग थी। बलिसदक, शैलिक, रज्जुग्राहक और अक्ष पटलाधिकृत इस काल के प्रमुख अधिकारी थे। महाजनपदों के सैनिक दोधारी तलवार और सरकंडे के बाणों के मुख पर लोहे की नोक लगाकर उसका उपयोग करते थे। इस दौरान धातुओं का उपयोग वृहत स्तर पर किया गया। इस दौरान कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इस काल में खेती के लिए लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि की नई पद्धति का विकास भी इसी काल में हुआ, यानी जो सर्वांगीण विकास हुआ एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इस दौरान वास की भूमि एवं कृषि भूमि को अलग अलग किया गया। भूमि माप की इकाई, यानी जो कृषि भूमि अलग होगी और जो आबादी की भूमि होगी वो अलग होगी। भूमि माप की इकाई निवर्तन कहलाती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों का समूह था, जिसे श्रेष्ठिन अथवा ज्येष्ठक कहलाता था, जिसका मुखिया। संभवतः इस काल में विनिमय के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ था। यह सोने चांदी से बने होते थे। इस काल के सिक्के आहत सिक्के से थे, आहत सिक्के होते थे। इस दौरान व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। व्यापार की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था।
और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब बिहार के आसपास के क्षेत्रों में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। तो द्वितीय नगरीय क्रांति कहाँ हुई जी? द्वितीय नगरीय क्रांति जहाँ नगरों का उद्भव हुआ गंगा यमुना दोआब और बिहार वाले क्षेत्रों में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 6 प्रसिद्ध जो नगर थे वे कौन से थे। और नेक्स्ट इसमें मगध का जो उत्थान हुआ नंद वंश तक अपने चरम पर पहुंच गया, उसके बाद में कौन कौन से वंश यहाँ पर आए स्थापित हुए जिन्होंने मगध पर शासन किया और भारत पर शासन किया, एक तरह से ये मान सकते हैं। यानी मगध ही भारत था और भारत ही मगध था इस टाइम तक, ये समझ सकते हैं। तो साथियों आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।